प्यारे बच्चों, एक बार पुनः स्मार्ट सोशल साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं और मुझे इतना खुशी होती है कि जिसको मैं बयाँ नहीं कर सकता हूँ। बस आप लोग एक बार इसको जैसे आप लोग देखते हैं उसी तरह से आप लोग एक बार मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, मैं सोचता हूँ कि मैं सफल तभी हो पाऊँगा जब मैं कहता हूँ कि विनोद सर ने ठाना है 95% नंबर लाना है। तो आप लोग सभी बच्चे 95% से ऊपर नंबर ला लिए तो समझ जाइए कि मैं एक सफल और मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली और सोचूँगा कि मेरी मेहनत सार्थक आई। प्यारे बच्चों, मैं ज़्यादा कुछ समय ना लेकर के आप लोगों के लिए मैं एक नए सेट के साथ 2025 के हाजिर हूँ, सेट नंबर 3। तो फटाफट, झटपट हम लोग फिर तैयार हो जाएँ कि बहुविकल्पी प्रश्नों का मैं शुरुआत करूँगा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो ये मैं विकल्प सब नहीं पढ़ूँगा। इसमें फ्रांस की क्रांति का, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका बिस्मार्क की थी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चारों विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से ए विकल्प सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्यारे बच्चों, मैं सभी विकल्प को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोगों को समय को देखते हुए कि आप लोगों की एक-एक मिनट बहुत ही कीमती है। इसलिए उसी के लिए मैं जल्दी-जल्दी आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ। आप लोग परीक्षा के में वो मार्कशीट पे जो विकल्प सही हैं, उस विकल्प को गोला ज़रूर करिएगा। और गोले करने के लिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप लोग मार्केट में वो मार्कशीट आ गई है, वो मार्कशीट ले करके आप लोग अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। जिससे क्या है कि उसको टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का ये हो जाएगा कि ओमार की जो प्रश्न है उसको आप जल्दी से गोला करके अपना स रख लेंगे और बाकी जो वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 और मानचित्र के प्रश्न आते हैं उसमें आप लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महामंदी का सबसे बुरा असर कब किस पे पड़ा था? तो ये है कृषि क्षेत्र पे पड़ा था। ये कब पड़ा था? 1929 में। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? तो प्यारे बच्चों, संघीय राज्य हमारे हैं 28 और जो संघीय राज्य नहीं है उनकी संख्या है 8। तो इसमें चंडीगढ़ जो है ये संघीय राज्य नहीं है। फिर नेक्स्ट विकल्प हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि लोकतंत्र के प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन-सा है? इसमें है देशभक्त की भावना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, प्रगतिशील सरकार, तो इनमें सभी होता है। देशभक्ति की भावना भी लोकतंत्र में होती है, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण भी होता है, प्रगतिशील सरकार भी होती है, इसलिए इनमें सभी विकल्प सही है। फिर भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान की भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो भारत के जो संविधान में भाषा है वो किस अनुसूची में है? तो वो है 8वीं अनुसूची में। अगर आपसे पूछ जाए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो कितना बताएँगे प्यारे बच्चों? 12 बताएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विषय राज्य सूची से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों, इसमें है गलती से परीक्षा हो गई है, इसमें है प्रतिरक्षा है। प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिरक्षा है, तो इसलिए प्रतिरक्षा, बैंकिंग, मुद्रा और पुलिस। तो इसमें जो प्रतिरक्षा होती है, ये जो संघ सूची का विषय है, बैंकिंग ये समवर्ती का है, मुद्रा ये भी संघ सूची का विषय है, लेकिन पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय है। तो इसमें आप लोग लगा दीजिएगा टिक पुलिस। तो रबी की फसल में बोने का समय क्या होता है? प्यारे बच्चों, इस समय जो बुआई हुई है, जो आप लोग गेहूँ का, जौ का और मटर का, सरसों का जो बुआई किए हैं, वो कब किए हैं? अक्टूबर में किए हैं। अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होती है। तो इसमें बी वाला विकल्प सही मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा खनिज नहीं है? तो ऊर्जा खनिज कौन-सा नहीं है? तो लौह अयस्क नहीं है और बाकी सब विकल्प जो दिए गए हैं, उनमें से है। फिर कृषि का आर्थिक
कृषि का आर्थिक क्षेत्र मतलब कृषि किस आर्थिक क्षेत्रक में आता है? तो ये है कृषि जो उत्पादन हो रहा है, इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, जो विनिर्माण होगा वो द्वितीयक क्षेत्रक में आएगा, जो सेवा होगा वो तृतीयक क्षेत्र में आएगा। यहाँ उत्पादन हो रहा है तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा। फिर निम्न में कौन गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन है? तो इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सौर ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत को मैं एक बार बच्चों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत उसे कहा जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो रिवर्स हो जाता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और परंपरागत वो होता है जो एक समय समाप्त हो जाएगा, जैसे खनिज तेल एक समय समाप्त हो जाएगा, कोयला भी समाप्त हो जाएगा, प्राकृतिक गैसें भी समाप्त हो जाएँगी, लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सब समाप्त होंगी? नहीं समाप्त होंगी। तो इसलिए इसमें क्या है सौर ऊर्जा वाला विकल्प डी वाला सही है। इनमें से कौन-सा आधारभूत खनिज है? तो प्यारे बच्चों इसमें है लौह अयस्क है। फिर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन आप लोगों को पता ही होगा कि इसका कब हुआ था। तो इसको जो है हुआ था 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। प्यारे बच्चों ये हुआ था 1992 में। फिर इसके बाद भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भारत में उदारीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी 1991 में हुई थी। तो 1991 में जो है उस समय जो है पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो है राजीव गांधी माननीय राजीव गांधी स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उसी के बाद पीवी नरसिम्हा राव जी बने थे। तो उसी के बाद ये जो हुआ था उदारीकरण की देन है वो स्वर्गीय राजीव गांधी की। निम्नलिखित में से कौन-सा जैव संसाधन है? तो इसमें जैव संसाधन प्यारे बच्चों जिसमें जीव होता है उसे जैव संसाधन कहा जाता है, जो निर्जीव होता है उसे अजैव संसाधन कहा जाता है। तो लोहा क्या है? निर्जीव है। तांबा क्या है? निर्जीव है। मछली क्या है? ये जीव है। तो इसलिए ये मछली क्या हो गई? जैव संसाधन हो। चट्टानें क्या है? ये अजैव संसाधन है। इसमें जीव नहीं है, ये निर्जीव है। फिर निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? तो प्यारे बच्चों ये है 1989 में 1979 सी वाला विकल्प सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है किसी देश का विकास आधारित है क्या है? प्रति व्यक्ति आय है, औसत साक्षरता दर है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर है, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसमें है उपयुक्त सभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट अब प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा वर्णनात्मक 1 स्टार्ट होता है। प्यारे बच्चों जितना मैं वीडियो बनाया हूँ वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 तो कहीं-कहीं प्रश्न इधर से उधर हो गए हैं उत्तर और प्रश्न लेकिन आप लोगों को जो बताता हूँ उसको मेल कर लीजिया करिए, मिला लीजिए, मिलाने के बाद वो आप सेट कर दीजिए। ये ऐसा है कि हम लोग डालते हैं उसको सेट करके लेकिन कहीं-कहीं यूट्यूब या जो ऑनलाइन बोर्ड आता है, वो जो है बोर्ड की कोई गलती सी वजह से वो सही ढंग से सेट नहीं हो पाता है। तो प्यारे बच्चों जो मैं बताता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तो उसको पढ़ लीजिए, आप लोग उससे एग्ज़ाम में बहुत ही लाभान्वित होंगे। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है वर्णनात्मक 1 का। तो वर्णनात्मक 1 का पहला क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर महामंदी पे किन्हीं 2 प्रमुख प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है महामंदी के प्रमुख 2 महामंदी कब आई थी? 1929 में। इसका विश्वव्यापी अ, असर भारत पे क्या पड़ा? इसमें व्यापारिक क्षेत्र पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा। भारत में ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने की वजह से यहाँ की वस्तुएँ जो है भारत क्या करता था, जो कच्ची वस्तुएँ थी कृषि से संबंधित उसको निर्यात करता था और जो माल था दूसरे देशों से आयात करता था। तो आर्थिक मंदी से इसमें भारत को व्यापार को प्रभावित किया और यह व्यापार जो है 1928 और 1934 के बीच में जो है आयात घट करके आधा रह गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके जो है कीमतें में गिरावट आई और इससे इसको प्रभावित किया और भारत में जो गेहूँ की कीमतें हैं, वो 50% की उसमें गिरावट पैदा की। उसी तरह से किसानों की स्थिति को भी इन्होंने क्या किया, तो ये भी प्रभावित किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी जो माँगें थी, वो बहुत बढ़ गई थी और जो माँग में उनमें क्या हुआ कि जब बढ़ जाने के बाद सामान का उत्पादन अधिक होने लगा, माँग भी अधिक होने लगी और उसकी वजह से जब माँग और पूर्ति कम हो जाती है, उसमें गिरावट दर्ज की गई, जिसमें आपको जूट और पटसन में ज़्यादा इसकी माँग घटने लगी, जिसके कारण से निर्यात बंद हो गया और फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमत में 60% से अधिक गिर गया। इसकी वजह से जो है कृषि क्षेत्र में लोग ऋण लिए थे, जिसकी वजह से उनका जो व्यापार है उसको प्रभावित हुआ, इसलिए आर्थिक कर्ज़दार हो गए। इसलिए भारत में इसका महामंदी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। फिर इसके बाद महामंदी के प्रमुख कारण प्यारे बच्चों ये मैं वो महामंदी के प्रमुख कारण का क्वेश्चन मैं इसका प्रश्न का बता चुका हूँ। लेकिन एक बार पुनः
मैं आप लोगों को इस महामंदी के विषय में फिर एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बार-बार रिवीजन करने से आप लोगों को परीक्षा में ज़रूर ही लाभ होगा। तो इसमें कृषि क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ा? तो कृषि के प्रति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में निरंतर गिरावट चली गई और खरीदारों के प्रभाव में कृषि उपज की पड़ी-पड़ी सड़ने लगी। मतलब इसका क्या है, उत्पादन जो है अधिक हो गया और उसमें वो अधिक होने की वजह से वहाँ की फसलें उनकी बिक्री नहीं हो पा रही थी। जो पड़ी-पड़ी वहाँ पे फसलें जब बिक्री नहीं होगी तो वो फसलें क्या हो जाएँगी? सड़ जाएँगी, खराब हो जाएँगी। इसी तरह से अमेरिका भी 1920 के दशक में अमेरिका भी बहुत से देशों से अमेरिका ने ऋण लेकर के अपने निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था, जिसके क्या है अमेरिका भी उन देशों के लिए कर्ज़दार हो गया, जिसमें वहाँ भी जिसके कारण से वहाँ भी आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। फिर इसी कीमतों की कमी के कारण से फिर वहाँ की मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिका भी बैंक के घरेलू जो बैंक थे, उनको भी कर्ज़ देना बंद कर दिया। जिसकी वजह से वहाँ भी किसानों की उपज को नहीं बेचा जा सका, जिससे वहाँ के भी परिवार को तबाह हो गए, जिसमें वहाँ पे भी कारोबार ठप हो पड़ा। इसलिए इसका महामंदी का वहाँ पे बुरा प्रभाव पड़ा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों का क्या प्रभाव पड़ता है? इसके विषय में मैंने बता चुका हूँ। इसके विषय में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ राजनीतिक दल का क्या होता है। लेकिन आप लोग जो है एक बार ज़रूर इसको वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा कि राजनीतिक दलों का क्या इसकी ये चीज़ होती है। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि सभी क्षेत्रीय दल केंद्र राज्य संबंध में पुनः निर्धारित किए जाने वाले पक्ष में होते हैं। क्षेत्रीय दल राज्यों के लिए अधिक प्रशासकीय और वित्तीय शक्तियों की माँग करते हैं। क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में वो प्रयास करते हैं। क्षेत्रीय दलों के का यह भी प्रयास रहता है कि देश के बहुमुखी विकास के लिए उनके सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो। कभी-कभी यह देखा भी गया है कि क्षेत्रीय दल अपने उग्र प्रभाव के आकार में राष्ट्र की भूमिका मुख्य धारा से हटने लगते हैं और अलगाववादी प्रवृत्ति पनपने लगती है, जिससे प्रारंभ में द्रविड़ मुन्नेर कन्नड़ तमाम ऐसे स्वप्न लेकर के चला था, परंतु इस दल ने अलगाववादी नीति अपना करके इसको परित्याग कर दिया। तो इसलिए क्षेत्रीय दलों का विकास में बहुत बड़ा योगदान भी होता है और नुकसान भी होता है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकतंत्र के किन्हीं 2 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो उत्तर दिया गया है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, तो इसमें आप लोगों को लोकतंत्र की चुनौतियों में जो दिया गया है, इसमें भ्रष्टाचार है और जनता की भागीदारी। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को कि आप लोगों के यहाँ चुनाव होता है, तो थोड़ा-सा व्यावहारिक चीज़ें आप लोग जान जाइए कि पहली चीज़ इसका चुनौतियाँ में नंबर 1 हेडिंग डालिए प्रमुख कारण जातीयता। वास्तव में जो चुनाव होता है, हम जाति, धर्म देख करके या पार्टी देख करके नेताओं को वोट देते हैं, जिससे देश के विकास में एक अवरोधक पैदा होता है। ये भी एक लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियाँ हैं। दूसरी चीज़ है, लोगों के भ्रष्टाचार के कारण से लोगों को लोकतंत्र में विश्वास से कम होना, जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं कि घरों से बाहर वोट देने के लिए नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि पता चलता है कि 40%, 50%, 60% ही मतदान हो पाता है। तो इसलिए ये सब समस्याएँ हैं और आप लोगों को जानते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए इसमें एक चीज़ और आप लोग कर सकते हैं कि लोगों को अंदर लालच देना, जैसा कि आप लोग जानते हैं चुनाव का निष्पक्ष ना होना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव का निष्पक्षता के लिए यह बात कर सकते हैं कि लोगों को प्रलोभन, लालच, भय ये भी कहीं-कहीं देखा जाता है, कुछ हिस्सों में होता है। जैसे कोई अनाज दे रहा है, तो कोई फ्री की सेवा दे रहा है, तो कोई जो है एक अन्य बस पैसे बाँट करके वो जो है लोगों को लोक लुभावना करके जो है वो वोट ले लेता है। ये भी लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ हैं और उसकी जो प्रमुख समस्याएँ हैं, उसको जो है वो बता करके ऐसा चुनाव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से लोकतंत्र के लिए प्रमुख चुनौतियाँ ये सामने हमारे हैं। ये सब बातें आप लिख सकते हैं। हमें किसी पार्टी, किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं करना है, तो इसलिए आप लोग भी पार्टी की किसी की बात मत करिएगा, न वहाँ भी बोर्ड में लिखते हुए परीक्षा में न किसी पार्टी का, किसी जाति का, किसी धर्म का आप लोग उल्लेख मत करिएगा। मैं भी ये सब बात को खंडन करता हूँ। औपचारिक, अनौपचारिक साख के मध्य स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण भारत में औपचारिक साख के प्रमुख स्रोतों का आप प्रमुख स्रोतों का विवेचना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं बता चुका हूँ औपचारिक साख क्या होती है, अनौपचारिक साख क्या होती है। औपचारिक साख वो होती है जो ऋण में ब्याज जो बैंक होता है, जो बैंक है, ये क्या है औपचारिक
शाख होते हैं। जो बैंक होते हैं एक औपचारिक शाख होते हैं, जो साहूकार होते हैं वो अनौपचारिक शाख होते हैं। तो औपचारिक शाख की विशेषता ये होती है कि वो एक जो ऋण देता है उसकी ब्याज दर कम होती है। सामान्यतः 90% अमीर लोग ऋण के इस स्रोत से ऋण पे आते हैं। बैंक और सहकारी समितियां यह ऋण प्रदान करती हैं। अनौपचारिक की विशेषता यह होती है कि अनौपचारिक स्रोत से ऋण का ब्याज दर अधिक होता है। इसमें 85% गरीब लोग अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ये जो है साहूकार, जमींदार, मित्र, रिश्तेदार आदि इसमें ऋण प्रदान करते हैं। जिससे क्या होगा लोग कर्जदार हो जाते हैं और उन कर्जदारों के चंगुल में फँस करके अपने गहने, अपने ज़मीनें सब बेच डालते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों अनौपचारिक अगर शाख है ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानप्रद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों इसके पहले मैं इसको वैश्वीकरण बता भी चुका हूँ कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें है हमारा कि वैश्वीकरण से हम क्या समझते हैं। तो वैश्वीकरण प्यारे बच्चों ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे नुकसान भी है। इसके विषय में मैं अगले जो वीडियो था उसमें बता चुका हूँ। वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी और 19वीं शताब्दी में यूरोप जब भारत मतलब अंग्रेज जब भारत आते हैं उस समय उन लोग क्या करते हैं थे भारत में मसालों का भारत से मसालों का व्यापार करते थे। जिससे क्या होता था उनको निर्यात किए करते थे और वो किसानों को प्रोत्साहित करते थे जिसमें अपने फसलों को उगाते थे। गरम मसाले आज भी निर्यात किए जाने वाले प्रमुख वस्तुएं हैं जो भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे और बिहार में किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और 1917 में चंपारण आंदोलन भी इसीलिए हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण ये क्या होता है ग्लोबलाइजेशन होता है जिसमें लोग एकजुट होते हैं और एक मिलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कपास उत्पादन आप प्यारे बच्चों जानते हैं कपास उत्पादन कपास कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ये जो है आपका जो महाराष्ट्र में होता है। दूसरा कहाँ होता है? दूसरा जो है आप लोगों का कहाँ होता है कपास का उत्पादन? गुजरात में होता है। तो कपास भारत के मूल पौधा माना जाता है। इससे कपास से क्या बनाया जाता है? सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। जो सूती वस्त्र में प्रयुक्त होते हैं ये कच्चा माल होता है कपास और इस कपास के उत्पादन विश्व में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यह ढक्कन के पठार में जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि ढक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र के बेल्ट में स्थित है। यहाँ शुष्कतर भागों में काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें उच्च तापमान होता है। हल्की वर्षा या सिंचाई के लिए 210 पाला रहित दिन में ये खिली रहती है, धूप हो रहती है जिसकी वजह से यह खरीफ की फसल भी मानी जाती है। या पक करके होने में इसको कितना समय लगते हैं? 6 से 8 महीने लगते हैं। यह पाई जाती है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के नहीं सॉरी फिर भारत में मैग्नीज उत्पादन के वितरण का वर्णन कीजिए। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मैग्नीज का जो उत्पादन है ये किस लिए होता है कि ये जो है जब हम इस्पात का निर्माण करते हैं। किस चीज का बनाते हैं? इस्पात। इस्पात जब हम बनाते हैं तो उस समय मैगजीन जो है उसको जो है काम करता है, उसका जो है उपयोग किया जाता है। उसमें जो है बिना मैग्नीज का जो है उसको बनाया नहीं जा सकता है। किसको? इस्पात को। तो इसलिए जो है इस्पात की आवश्यकता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका मैग्नीज का अन्य जगह क्या-क्या इसका उपयोग होता है? जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, कीटनाशक दवाएँ हैं, पेंट है बनाने में, ये सब का उपयोग मैग्नीज का होता है। ये उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो ये जो है मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में होता है। और वर्ष 2018-19 से देश में कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है। भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्य है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? तो प्यारे बच्चों सत्याग्रह का अभिप्राय है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह। तो सत्याग्रह से हमारा अभिप्राय है कि सत्य के प्रति आग्रह करना। महात्मा गांधी द्वारा जो सत्याग्रह चलाया गया था उन्होंने एक प्रेम और भाव के माध्यम से अंग्रेजों को से ये अपनी मांग करते थे और वो उन्होंने अपनी मांग को प्रथम
ये कह सकते हैं कि वो बिना लड़ाई, बिना झगड़े का वो सोचते थे कि जो हमारा अधिकार है, वो हमें माँगने से ही मिल जा रहा है, तो लड़ाई झगड़े करने से क्या फ़ायदा है। इसलिए महात्मा गांधी को जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने इसके द्वारा भारत में जो कई आंदोलनों को उन्होंने फ़तह किया और उन फ़तह करते-करते भारत में लास्ट में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया और फिर इसके बाद इस आंदोलन के तत्पश्चात 1947 में भारत को आज़ादी दिलाई। तो इसलिए महात्मा गांधी ने सत्य के साथ रहे और उन्होंने उसकी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी इसीलिए महात्मा गांधी को कहा जाता है। वो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो इसके क्या थी? यहाँ नील उत्पादन के लिए और जो कि महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने जब वहाँ गए महात्मा गांधी तो अंग्रेज़ों ने कहा यहाँ से चले जाइए, लेकिन महात्मा गांधी ने वहाँ पे इस आमरण अनशन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी को यहाँ जीत मिलती है। फिर दूसरा आंदोलन हमारा खेड़ा आंदोलन होता है, सत्याग्रह होता है, ये 1918 में होता है। इसमें जो है भूमि कर जो है अंग्रेज़ों द्वारा अधिक लगा दिया गया था, इसमें और जो वहाँ के किसान थे, इसको देने से मना कर रहे थे, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का भी महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आंदोलन था अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जो 1918 में शुरू होता है। यहीं पे महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल यहीं से शुरू किया था। वहाँ पे मिल मालिकों और मज़दूरों के बीच का ये था, जो कि मज़दूरों की माँग ये थी कि जो उनकी वेतन वृद्धि किया जाए, तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इसको जो है भूख हड़ताल कर दिया। इसलिए बाद में अंग्रेज़ों द्वारा विवश होकर के महात्मा गांधी की बात माननी पड़ी और महात्मा गांधी को इन्हीं सब आंदोलनों के द्वारा एक ऊर्जा मिली, जिसकी ऊर्जा के फलस्वरूप महात्मा गांधी भारत को आज़ादी दिलाने में सफल रहे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद का क्या है? तो प्यारे बच्चों भारत में राष्ट्रवाद उदय के कई कारण थे। पहली कारण था ब्रिटिश आर्थिक शोषण। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों द्वारा जो हमारे हस्तशिल्प थे, उनका नुकसान पहुँचाया गया और कच्चे मालों को भारत में उत्पादन किया जाता था, लेकिन पक्के माल को बाज़ार में भारत में अधिक दामों पे बेचा जाता था, जिसमें भारतीयों का शोषण किया जाता था। उससे जो है भारतीय किसान और कारीगर क्या हो जाते थे? गरीब हो जाते थे और भारी कर वृद्धि होती थी, जिसमें कृषि में भी आर्थिक संकट आ गया था। कृषि में भी संकट आया, जिसमें आधुनिक शिक्षा और प्रेस और नए विचार आए। आप लोग जानते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा आई, जैसे अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेजी लाए गए, जिससे भारतीय लोग पढ़े और जिसमें उनमें स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे पश्चिमी विचारों का उन्हें परिचय कराया और उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना जागी, जिसके प्रति वो क्या हुए? जागरूक हुए और प्रेस के माध्यम से, पत्र-पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचार उनके अंदर पैदा हुआ, जिसके कारण से उन्होंने जो अंग्रेज़ों की नीतियाँ थी और राष्ट्रीय मुद्दे थे, उसको फैलाना उन्होंने शुरू किया। नेक्स्ट कारण था ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। जैसा कि हम लोग जानते हैं शस्त्र अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा जो लाया गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो इस पे लाया गया, जिसको जो है अंग्रेज़ों द्वारा वर्नाकुलर एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर शस्त्र अधिनियम भी लाया गया, जिसके भेदभाव के कारण से वहाँ नस्ली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उसमें भारतीयों को उच्च पद पे नहीं रखा जाता था, बल्कि जो है केवल इनको अपना जो उच्च-नीच छोटे पद थे वही दिया जाता था, जिसमें इसमें नस्ली भेदभाव जैसे और न्यायालय में भी नस्ली भेदभाव किया जाता था। इन भेदभाव के कारण से भारतीयों के अंदर एकता और संगठित होने की भावना पैदा हुई, जिसमें उसको अंग्रेज़ों को सामान्य दुश्मन समझने लगे। उनके खिलाफ एकजुट होकर के उन्होंने राष्ट्रवाद पर बल दिया। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रवाद के बाद आप लोगों को ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाया था उसमें पूरा दिया गया है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैं आप लोगों को संघीय व्यवस्था की विशेषता के लिए मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि संघीय व्यवस्था होती क्या है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक बार पुनः संघीय व्यवस्था का रिवीजन आप लोगों को कराना चाहता हूँ कि संघीय व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज़ है ऐसी संघात्मक व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें शक्तियों का बँटवारा किया जाता है।
शक्तियों का बंटवारा किसमें किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ है संघात्मक व्यवस्था की ऐसी शक्तियाँ होती हैं जहाँ केंद्र और राज्य में बटी होती है। इसकी विशेषताएँ निम्नलिखित है। भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा गया है। कठोर संविधान संघात्मक शासन की विशेषता होती है। भारत में संविधान में कठोर संविधान होता है। कठोर का मतलब इसको जो संशोधन होता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इसमें संशोधन करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करने के लिए कुछ संविधान के संशोधन होते हैं जिसमें राज्यों की सहमति लेना ज़रूरी है। फिर इसमें बाद संघात्मक संविधान में 2 स्तरीय शासन व्यवस्था होती है, संघ और राज्य होता है। फिर शक्तियों का संघ और राज्यों में समन्वय विभाजन होता है और इसमें संघ और राज्य में एक न्यायपालिका एक ही होती है। और हमारे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संघ और राज्य में है, लेकिन हमारे राज्य का कोई संविधान नहीं होता है, बल्कि जो भारत का संविधान होता है, उसमें केंद्र और राज्य के सरकारों का उसमें वर्णन किया जाता है। इसमें राज्य का संविधान नहीं होता है। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकार चलाने और उसकी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। तो इस तरह से इसमें किया जाता है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन के लिए दोहरी नागरिकता नहीं होती है, लेकिन जहाँ संघात्मक व्यवस्था होती है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, एक केंद्र में होती है, एक राज्य में होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देश की एकता के लिए सुरक्षा प्रदान करना, उसको बढ़ावा देना, सत्ता को क्षेत्रीय विविधता की पूरी करना। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि केंद्र में जो सरकारें होती है, वो राष्ट्रीय स्तर की होती है, राज्य की जो सरकारें होती है, वो प्रांतीय सरकारें रहती है, जो राज्य के काम को संभालती है। इसी तरह के प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा धर्मनिरपेक्ष, भारत में एक धर्मनिरपेक्ष देश है, किन्हीं 2 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भारत का संविधान आप पढ़ेंगे, प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष। प्यारे बच्चों, पहले भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। इसमें पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि भारत कोई एक स्पेशल संविधान, किसी भी संविधान, हमारे भारतीय संविधान में किसी स्पेशल धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, न किसी धर्म का भारत है, बल्कि सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। इसीलिए इसको कहा जाता है भारत एक सर्वधर्म समभाव है, जहाँ सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है या भाव रखा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संविधान में जो ये व्यवस्था दी है, उसमें इन्हीं लोगों ने कहा सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत में निम्न धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल आप लोगों के सामने है कि संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को पालन करने, उसको प्रचार प्रसार करने का आजादी देता है। और जैसा कि हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में ये आप लोगों को वर्णित है। फिर भारतीय संविधान के धर्म के आधार पे किए जाने वाला किसी तरह का भेदभाव असंवैधानिक घोषित किया गया है। भारतीय राज्य में किसी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं अंगीकार नहीं किया जाता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध है, पाकिस्तान में इस्लाम है, इंग्लैंड में जो है ईसाई धर्म आदि का दर्जा दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ संविधान में किसी धर्म का विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। इसीलिए भारत को कहा जाता है, भारत देश को सर्वधर्म समभाव कहा जाता है और इसीलिए भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द वर्णित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आर्थिक क्षेत्र का क्या तात्पर्य है? तृतीय क्षेत्र की विशेषता बताइए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आर्थिक क्षेत्र मैं इसके पहले जो बता चुका हूँ, जो आप लोगों को वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसको बताया हूँ कि आर्थिक क्षेत्र से क्या ये चीज़ें हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को इसमें कि आर्थिक क्षेत्र का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से है, जिसमें अर्थव्यवस्था के उनके उद्देश्य और प्राकृतिक आधार पर वर्गीकृत है, जिन्हें 3 प्रमुख भागों में हमें बाँटते हैं। हम मानव हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए काम करते हैं। तो कभी हम देखते हैं कि गाँव में आप लोगों को गाँव में कोई खेती करता है, तो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई जो है नौकरी कर रहा है। तो ये क्या है? जो इसका मतलब जो खेती कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक में है। द्वितीयक क्षेत्रक में जो कल कारखाने, उद्योग धंधों में काम कर रहा है, वो द्वितीयक क्षेत्रक में है। जो तृतीयक क्षेत्रक जो सेवा दे रहा है, जैसे कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है, कोई घर में आपको टीचर है, तो वो क्या कर रहा है? तृतीयक क्षेत्रक में आता है। इसकी तृतीयक क्षेत्रक की विशेषताएँ क्या होती है? तृतीयक क्षेत्र किसी सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। इसकी विशेषताएँ होती हैं कि इसकी सेवाएँ, इस क्षेत्र में वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे परिवहन है, बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवाएँ हैं और प्राथमिक द्वितीयक से सबसे ज़्यादा अगर रोज़गार देता है तो वो तृतीयक क्षेत्रक है। जिसकी वजह से तृतीयक
और प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में सहायता करता है। उदाहरण के लिए यह परिवहन प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को बाजार तक पहुँचाने में मदद करता है। आप जो जानते हैं परिवहन क्या है? परिवहन तृतीयक क्षेत्र में, लेकिन बाजार से जो उत्पादन होगा, किसी वस्तु का उत्पादन होगा, उसको पहुँचाने का कौन काम करेगा? परिवहन करेगा। इसलिए अमूर्त प्रकृति जो सेवाएँ होती हैं, अमूर्त होती है, इन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभव। हमारी जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारे क्या जो बोल रहे हैं, जो बात को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको क्या है आप किसी वस्तु में कन्वर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं? नहीं। बल्कि इसको क्या कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, सोच सकते हैं, कि अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? अमूर्त है। तो इसलिए इसको हम अमूर्त कहा जाता है। ये मानव पूँजी पर निर्भर होता है, या जैसे हम मानव हैं, हम ये हमारे ऊपर ये निर्भर होता है कि हम कैसा ये चीज़ करें। जिससे जो है कि आर्थिक विकास होता है। इसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक होता है जीडीपी इसकी, जिससे देश का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उपभोक्ताओं के अधिकार। तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोग उपभोक्ताओं के अधिकार को बता चुके हैं। मैं इसीलिए बार-बार आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों को बताया गया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर ना आपको उपभोक्ताओं के अधिकार को बता देता हूँ। जैसा कि हम लोग उपभोक्ताओं के अधिकार 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा कानून बना था, उस कानून के माध्यम से हमको अधिकार मिले हैं। जैसे कोई अगर हमको कम तौलता है या कोई घटिया सामान वस्तु देता है, तो हमें ये उपभोक्ता हैं, या कोई ऐसी एक्सपायरी सामान दे देता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले किसी वस्तु पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरिंग डेट नहीं लिखी जाती थी। लेकिन अब ऐसा अधिनियम बन जाने से 1986 में जब अधिनियम आ गया, कानून आ गया, तो उसमें वस्तुओं पे मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। जिसकी वजह से यदि कभी कोई घटनाएँ घटित होती हैं, तो ये ज़िम्मेदार उस फैक्ट्री जो मैन्युफैक्चरर है, वो ज़िम्मेदार होगा, और वो दुकानदार। इसीलिए हमें कहीं भी कोई भी वस्तु होती है, तो ये उपभोक्ता का अधिकार है, तो वहाँ से रसीद लेना चाहिए। जिससे क्या होता है कि आपके उपभोक्ता अधिकार में आप जा सकते हैं, आप एक सुरक्षित रह सकते हैं। जिसे प्रस्तुतिकरण का अधिकार होता है, सुरक्षा का अधिकार होता है, सूचना हम सूचना ले सकते हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसकी मात्रा तो कैसी, जैसे उसकी कैसी क्वालिटी है। नहीं कहते ये अच्छा क्वालिटी है कि घटिया क्वालिटी है, ये मात्रा में कितना है, कम 200 ग्राम लिख रहा है तो क्या 200 ग्राम है, ऐसा तो नहीं कि 100 ग्राम है। शुद्धता इसकी क्या है? फिर इसका मूल्य ऐसा तो नहीं है कि ₹10 का सामान है, ₹12 में दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को अधिकार है। कि भारत में चीनी उत्पादन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में चीनी का उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं चीनी उत्पादन के लिए गन्ने का उत्पादन होना ज़रूरी है। इसलिए गन्ने का जो उत्पादन होगा तभी चीनी उत्पादन हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में चीनी नहीं उगाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, भारत में गन्ने की जन्मभूमि है वो भारत है। तो इसमें विश्व में कुल गन्ना उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है। गन्ने की उपज में आवश्यक तापमान कितने होती है, वर्षा, सब जो है इसकी जो दशाएँ हैं भारत में सब पाई जाती है, जिसकी वजह से गन्ने की कृषि के लिए समतल तथा अच्छी तरह से जल निकासी तथा भूमि जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है, जिसमें दोमट मिट्टी में उपयुक्त होती है, जिसमें गन्ना उष्णकटिबंधीय पौधा होता है, जिसमें गर्म और अर्ध जलवायु में ये पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को बताया गया है गन्ने का उत्पादन के लिए, एक बार ज़रूर वीडियो को ज़रूर इसमें देखिए। मौसमी प्रकृति होती है, इसमें पुरानी मशीनें होती हैं, गन्नों को कम उपज होती है, सरकारी नीतियाँ होती हैं, आधुनिक ये चीज़ होता है। तो इसी तरह से ये पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवहन। तो भारत में परिवहन, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि भारत में परिवहन, हम जब कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं को अपने आस-पास पूरी कर सकते हैं। लेकिन कुछ आवश्यकताएँ होती हैं, हम जो है आस-पास हमारी आवश्यकताएँ नहीं पूरी हो सकती हैं, बल्कि क्या होता है कि हमें जो है दूर जाना पड़ता है, दूसरे स्थान, तो इसलिए हमको सड़क परिवहन से जाना पड़ता है। तो सड़क परिवहन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, राजमार्ग होता है, जिला मार्ग होता है। तो ये क्या होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, यह जो है होता है, यह जो है हमारे राज्यों को, हमारे देश के राज्यों को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे देश के राज्यों को जोड़ता है। राजमार्ग क्या होता है? ये नगर और जिले के मुख्यालयों को जोड़ता है। जिला मार्ग क्या होता है? जिला मार्ग ये तहसील और गाँव और कस्बे को जोड़ता है, यही जिला मार्ग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो है मानचित्र से वर्णनात्मक 1 वर्णनात्मक 2 का प्रश्न समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मानचित्र से संबंधित। प्यारे बच्चों, इसमें मैंने बताया था, एक बार आप लोग भारत का मानचित्र बनाइए और उन मानचित्रों पे राज्यों का निर्धारण करिए। राज्यों को निर्धारण करने के बाद उन पे जो है स्थानों का तब जाकर के आप उसमें मेंशन कर पाएँगे, अन्यथा की स्थिति में आप नहीं कर पाएँगे। तो इसमें मानचित्र में पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय 1 मिनट ये क्वेश्चन इस प्रकार है
कि इसमें क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जाता है कि वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गलती से ये हो गया है, वह स्थान जहां राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसमें 1927 पढ़िएगा, तो ये कहाँ हुआ था? मद्रास। जो मद्रास है इसका वर्तमान नाम चेन्नई है। ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। वह जनपद जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ये कहाँ पे स्थित है? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। तो ये कब हुआ थी घटना? ये 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल, फिर इसके बाद आप 1919, फिर इसके बाद वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, ये कोलकाता था। ये 1922 में, 1920 सॉरी 1920 में यह जो है वहां पे अधिवेशन हुआ था। फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह जनपद जहां चौरी चौरा कांड हुआ था, ये चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में हुआ था। ये कब हुआ था? ये जो है 5 फरवरी या कहीं-कहीं 4 फरवरी दिया रहता है 1922 में। गोरखपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन हुआ था, तो वो है चंपारण, बिहार, जो 1917 में हुआ था। दिए गए मानचित्रों में दर्शाइए। फिर इसमें नेक्स्ट भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं। नेशनल कार्बेट पार्क कहाँ पे स्थित है? या उत्तराखंड में है। भारत के पश्चिमी तट पे स्थित बंदरगाह कौन है? तो ये जो है मुंबई बंदरगाह है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं, प्यारे बच्चों आप लोगों को शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं जो सिंधु नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला बेल्ट है उस एरिया में पाया जाता है। आप कह सकते हैं दून, जो देहरादून है, तो इस दून जो वैली होती है वो जो देहरादून स्थित है, यह जो है शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित है। फिर इसके बाद पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फिर गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है। फिर भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का एक प्रमुख कोयला क्षेत्र है झरिया है, जो झारखंड में स्थित है। अगर रानीगंज भी लिख